नमस्कार, आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जनवरी में बीपीएससी एईडीओ और बिहार दरोगा का एग्जाम संभावित है। ऐसे में हम लोग अंतिम प्रहार सीरीज के अंतर्गत बिहार स्पेशल को पढ़ रहे थे। इसमें बिहार का हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो है हम लोग जो है आज जो है वो बिहार का जो इंट्रोडक्शन है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसका जो है वो फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे। उसके बाद बिहार की पॉलिटी को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बिहार के इंट्रोडक्शन को जो है फास्ट मोड में रिवाइज करेंगे। देखिए, बिहार का जो नामकरण है वो 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण पड़ा। ठीक है। और बिहार के निर्माण की एक कहानी है। सबसे पहले जो है वो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और वहां पर जो है दो बड़े निर्णय हुए। पहला कि भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से नई दिल्ली बनाई जाए, और दूसरा बंगाल से अलग करके बिहार को एक पृथक राज्य बनाया जाए। तो ये घोषणा कर दी गई थी दिल्ली दरबार में। फिर जो है 22 मार्च 1912 को जो है वो बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। और उस समय जो है जो बिहार था उसमें इंक्लूड था झारखंड और आज का उड़ीसा। ये तीनों जो है संयुक्त रूप से बिहार कहलाए। और 1 अप्रैल 1912 से जो है बिहार जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन फिर आगे चल के 1 अप्रैल 1936 को जो है इससे उड़ीसा अलग हो गया ओडिया भाषा के आधार पर। और फिर आगे चल के जो अंतिम रूप से जो है 15 नवंबर 2000 को जो है वो झारखंड भी अलग हो जाता है, और आज का जो बिहार है वो वर्तमान स्वरूप में बचता है। लेकिन हम लोग जो है वो बिहार दिवस को मनाते हैं 22 मार्च 1912 की याद में। हर वर्ष जो है वो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं बिहार की जो स्थिति है उसमें, तो देखिए बिहार में जो है वो उत्तरी अक्षांश जो है वो आपको 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। वहीं जो पूर्वी देशांतर है बिहार का वो आपका जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से वो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक जो है वो है। तो इसको आप लोगों को जो है अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है। ये चारों जो वैल्यू है 24 20 10 से 27 31 15 और 83 19 50 से 88 17 40 तक, इसको याद करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो है वो चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई 483 है, लेकिन लंबाई जो है वो कम है। लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर ही लंबाई है। अगर हम आकार की बात करते हैं तो लगभग लगभग जो है वो आयताकार है। ठीक है। और समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 173 फीट है, और औसत वर्षा जो है वो 112 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ज्योग्राफिकल जो है वो आपको स्थिति अवस्थिति के बारे में है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करते हैं तो देखिए उत्तर में नेपाल जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करता है। एकमात्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो नेपाल से टच होता है। फिर तीन और जो है स्टेट से घिरा हुआ है, दक्षिण में झारखंड से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और पूरब में बंगाल से। तो नेपाल से जो है वो 7 जिले टच करता है। उसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश से 8 जिले, झारखंड से 8 जिले और बंगाल से 3 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो नेपाल से जो 7 जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर आपका सीतामढ़ी मधुबनी, फिर आपका जो है वो सुपौल अररिया और किशनगंज। वहीं अगर बंगाल से बात करते हैं तो किशनगंज, किशनगंज के बाद जो होता है वो आपको पूर्णिया और फिर कटिहार। वहीं झारखंड से अगर हम बात करते हैं तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर। जमुई जमुई के बाद बांका होगा और फिर भागलपुर होगा तब कटिहार होगा। ये 8 जिले जो है वो टच करते हैं। वहीं जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपका जो है पश्चिमी चंपारण, फिर आपका गोपालगंज, गोपालगंज के बाद जो है सिवान है, सारण है, फिर आपका जो है भोजपुर है, बक्सर है, और फिर आपका जो कैमूर और रोहतास। तो ये जो सीमा रेखा है जिसपे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको जो है चारों दिशाओं से आपको जो है अच्छी तरीके से जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्रम लगाने के लिए, या फिर जिलों की संख्या के बारे में पूछ सकता है। सबसे अधिक सीमा रेखा किससे टच कर रहा है? तो आपका जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड से 8 8 जिले टच है। और आपका जो है बंगाल से मात्र जो 3 जिले टच है। ये इन सभी के बारे में पता। अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना का कुछ फैक्ट एंड फिगर है जिसके आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए जनसंख्या जो है 10.4 करोड़ है। 10.10 करोड़ 41 लाख के आसपास है। एग्जैक्ट डाटा है 10,40,99,452। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है।
जन घनत्व की दृष्टि से पूरे देश में पहला स्थान है। बिहार का जन घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% बिहार में है और दशकीय वृद्धि जो है 2001 से 11 तक जो है वो 25.4% जो है वो आबादी बढ़ी है। अगर हम बात करते हैं कि जो साक्षरता और लिंगानुपात का, तो बिहार की साक्षरता है 61.8, पुरुष साक्षरता 71.2 और महिला साक्षरता 51.5। तो देखिए साक्षरता में अगर 10 जोड़ दीजिएगा लगभग 61 से 71 तो हो जाएगा पुरुष साक्षरता। साक्षरता में 10 माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको महिला साक्षरता मतलब 51। अगर लिंगानुपात की बात करते हैं मतलब 1000 पुरुष पर जो महिला है 918 है। अगर शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 साल के बच्चों का निकाला जाता है तो वो आपका 935 है। ठीक है, तो इस डाटा को आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि प्रशासनिक ढांचा, तो राज्य को बांटा जाता है प्रमंडल में यानी डिवीजन में। तो बिहार में जो है कुल मिला के जो है 9 डिवीजन और डिवीजन को जिले में तो 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 ब्लॉक और 8387 जो है वो ग्राम पंचायत है। उसी तरह से जो है आपको 19 नगर निगम, ये आपको शहरी ढांचा का मैं बता रहा हूँ, 88 नगर परिषद और 155, अभी एक जो है मधुबन नगर पंचायत बन गया है तो 155 जो है आपका जो है वो नगर पंचायत है। ये जो है ओवरऑल डाटा है। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रमंडल से संबंधित जिले हैं तो उसका आप लोग जो है फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो दरभंगा प्रमंडल में जो है 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में आपको 4 जिले हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। ठीक है, तो कोसी में जो 3 जिले हैं वो आपको सहरसा, उसके बाद मधेपुरा और उसके बाद सुपौल है। पूर्णिया में 4 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं, मुंगेर है, उसके बाद आपको जमुई है, फिर आपका लखीसराय है, फिर आपका शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। उसके बाद अगर बात करते हैं मगध प्रमंडल में जो है 5 जिले हैं, पटना प्रमंडल में फिर से जो है आपको 6 जिले हैं। ठीक है, तो पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है और मगध प्रमंडल में जो है गया है, उसके बाद औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है और आपका जो है नवादा है। तो ये जो है बिहार के प्रमंडल और जिले हैं जिसके बारे में आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ जो विधायी स्ट्रक्चर है 243 एमएलए का सीट है, मतलब जो विधानसभा सीट है, 75 जो है एमएलसी का सीट है। ठीक है, 40 लोकसभा का सीट है, 16 जो है यहाँ पर राज्यसभा का सीट है और उसमें रिजर्व जो है विधानसभा में टोटल 40 सीट रिजर्व है जिसमें 38 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 2 सीट जो है वो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए है। वो दोनों कौन कौन सीट है, तो कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया जो है वो बांका जिले का सीट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, और मनिहारी जो है वो आपको कटिहार जिले का जो है ये सीट है। इसको आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा में जो है 6 सीट जो है यहाँ पर एससी के लिए जो है शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। इसमें कौन कौन है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, तो ये फैक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए बिहार के राजकीय प्रतीक है, राजकीय जो चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, राजकीय पशु जो है बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय मछली मांगुर है, राजकीय भाषा पहली जो है हिंदी है और दूसरी जो है वो आपको उर्दू है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राजकीय गीत जो है वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सशत बंधन बिहार, जिसको कि सत्यनारायण ने लिखा है। और राजकीय प्रार्थना जो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करें। तो ये जो डाटा है, इतना डाटा है। और साथ ही साथ जो है अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जिला आता है वो आपको पश्चिमी चंपारण आ जाता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपको पटना आ जाता है। और पटना ही जो है बिहार का एकमात्र जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो होता है वो आपका शिवहर आ जाता है। ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो होता है वो शेखपुरा आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं जन घनत्व, तो सबसे ज्यादा जन घनत्व जो होता है वो शिवहर का है और सबसे कम जन घनत्व जो है आपको भभुआ का है। सबसे ज्यादा साक्षरता जो है पूर्णिया का है, सबसे कम साक्षरता जो है, सबसे ज्यादा जो है वो रोहतास का है, सबसे कम है पूर्णिया का। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है वो एकदम हमेशा याद रहनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो है जैसे शिवहर का सबसे कम क्षेत्रफल, तो कम क्षेत्रफल पर ज्यादा लोग हैं इसलिए सब ज्यादा घनत्व है, ऐसे याद कर सकते हैं। उसी तरह से न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है तो पूरा कम मतलब सबसे कम है। और अगर हम बात करते हैं कि आपका साक्षरता का, तो सबसे ज्यादा रोहतास है, पुरुष में भी सबसे ज्यादा रोहतास है, महिला में भी सबसे ज्यादा रोहतास है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें सबसे कम में तो पूर्णिया है।
पुरुष में भी कम में पूर्णिया है, लेकिन महिला में जो है सहरसा है। ठीक है, तो इस तरह से जनसंख्या में आपका जो है पटना है और क्षेत्रफल में आपका जो है पश्चिमी चंपारण है। तो इसको जो है अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है ओवरऑल जो है मैंने बिहार का जो इंट्रोडक्शन है और जो जनगणना वगैरह का जो क्रक्स है उसको मैंने बताया। इससे एग्जाम में जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है बिहार की पॉलिटी राजनीतिक व्यवस्था पर भी जो है नजर डाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो आपका ये सारा चीज जो है आपको मैं बता चुका हूँ। इसमें एकमात्र जो है नया फैक्ट जो है वो क्षेत्रफल को लेकर है, जिसमें जो है ये बताया गया है कि 2.86% जो है वो बिहार का जो है वो क्षेत्रफल है पूरे देश के क्षेत्रफल का। मतलब पूरे देश के क्षेत्रफल का 2.86% जो है क्षेत्रफल है बिहार में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, और जनसंख्या जो है पूरे देश का 8.6% है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो बिहार की जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में जो है अगर हम इतिहास पे आप लोगों को ले चले तो पृथक बिहार की घोषणा 1911 में होती है, बनता है 1912 में, पहली बार चुनाव हुआ 1937 में, और उस चुनाव में जो है पहली बार जो बिहार के मुख्यमंत्री या उस समय प्रधानमंत्री बोले जाते थे वो बने मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस कौन किस पार्टी के थे? तो इंडिपेंडेंट पार्टी के। एक्चुअली में हुआ क्या था कि चुनाव में पहला स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुआ था, दूसरा इंडिपेंडेंट पार्टी को, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो 1937 में इंडिपेंडेंट पार्टी की तरफ से जो है वो सरकार बनाए थे मोहम्मद यूनुस। इसलिए कहा जाता है कि आजादी से पहले जो है बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो उस समय बोले जाते थे वो कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। लेकिन उसके बाद जो है 20 जुलाई जो है वो 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है सरकार बनती है। श्री कृष्ण सिंह जो है मुख्यमंत्री बनते हैं और पहले विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं रामदयालु सिंह। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और उपाध्यक्ष बनते हैं अब्दुल बारी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो इसमें देखिए भारतीय संविधान का भाग 6 और अनुच्छेद 152 से 237 में स्पष्ट रूप से जो है वो किसी भी राज्य में कैसे प्रशासन चलेगा उसका जिक्र किया गया। तो बिहार में जो है इसको हम लोग जो है वो अपनी सुविधा के लिए 3 हिस्सों में बांट के समझते हैं। पहला है राज्य की विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय प्रशासन। अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो इसमें जो है सबसे पहले राज्यपाल, फिर जो है विधान परिषद, और फिर जो है विधानसभा, ये 3 अंग हैं इसके। और इसी को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? केंद्र में संसद बोलते हैं, और यहाँ पर जो है विधायिका बोलते हैं। इसका मुख्य काम जो है वो विधि निर्माण करना, कानून बनाना है। उसके बाद जो है कार्यपालिका, जो कि कानून को लागू कराने का काम करते हैं। तो इसमें जो है राज्यपाल होते हैं, उनके नीचे जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो प्रशासनिक पदाधिकारीगण होते हैं। और स्थानीय प्रशासन जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो आपका सबसे नीचे के लेवल पर है जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज। और एक जो है आपको शहरी स्तर में है जिसमें हम लोग बोलते हैं नगरीय प्रशासन। ये 2 चीजें हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा आगे की बात करते हैं। तो आगे जो है वो आपको राज्यपाल से जुड़ा हुआ फैक्ट है, जिसमें देखिए आप लोग कि राज्यपाल जो है किसी भी राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। ये आप सभी को पता है, किसी भी राज्य का पहला नागरिक जो है राज्यपाल होता है। और कुछ राज्यपाल के बारे में जो यहाँ पर डाटा और कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। तो देखिए सबसे पहले जो है अनुच्छेद 153 में जिक्र किया गया है कि किसी भी राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 ये बोलता है कि राज्य की जो कार्यपालक शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। उसके बाद जो है इनकी नियुक्ति जो है उसका प्रावधान अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल को जो है 213 के अंतर्गत जो है वो अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति दी गई है। और साथ ही अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है वो ये शक्ति है कि किसी भी विधेयक पर ये जो है वो सहमति देते हैं, उसके बाद ही वह जो है वो कानून बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करते हैं। अगर राज्यपाल के बारे में अगर हम डाटा की बात करें तो बिहार के पहले जो राज्यपाल थे वो थे जेम्स शिफ्टन, जो 1935 में बने थे, जब बंगाल से बिहार जो है वो अलग हुआ। और उसके बाद जब उड़ीसा उड़ीसा अलग हो गया और फुल्ली जो है फुल्ली फ्लेज बिहार बना, तो उस समय जेम्स शिफ्टन बने थे। तो आजादी से पहले पूछेगा तो जेम्स शिफ्टन होगा। और आजादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत के पहले जो बिहार के राज्यपाल बने उनका नाम था जयराम दास दौलत राम, 1947 में बने। 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो बाद में जो है जो पहले राज्यपाल थे और बाद में राष्ट्रपति बने। तो उनमें पहला नाम है जाकिर हुसैन साहब का, दूसरा जो है वो रामनाथ कोविंद जी का है, जो पहले तो बिहार के राज्यपाल थे, अब बाद में जाके जो है भारत के राष्ट्रपति बन गए। और बिहार में 8 बार जो अभी तक राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाया गया है। तो ये आपको राज्यपाल से जुड़ा हुआ जो है एक
शॉर्ट ओवरव्यू था जिसके बारे में आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। इसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं कि जो वास्तविक जो शक्ति होती है वो आपको किसके हाथ में होती है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है, तो मंत्री परिषद के हाथों में होती है। और इससे जुड़ा हुआ दो अनुच्छेद आप लोगों को याद रखिएगा, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 163 में यह जिक्र किया गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसके हेड जो होते हैं वो प्रधान जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी उनकी सलाह पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि नियुक्ति के बारे में, कार्यकाल के बारे में, वेतन के बारे में, ये सब का जिक्र जो अनुच्छेद 164 में किया गया है। उसके बाद अगर हम मुख्यमंत्री जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाने संभावित है, जैसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये श्री कृष्ण सिंह होंगे, लेकिन ये कब होंगे, तो आजादी के बाद। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दे कि आजादी से पहले कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा। सबसे लंबा कार्यकाल जो है नीतीश कुमार जी का है, जो 10वीं बार जो है अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप लोग को पता है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और पहले हरिजन जो भोला पासवान शास्त्री, निर्दलीय जो है महामाया प्रसाद, और मुस्लिम जो है अब्दुल गफूर थे। और एक और चीज याद रखिएगा कि आपका जो मुख्यमंत्री के अलावा जो है ना एक और पद आप लोग सुनते होंगे उप मुख्यमंत्री के बारे में। तो ये बताइए कि उप मुख्यमंत्री का पद जो होता है क्या संवैधानिक पद है, तो ये संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, इसको जो है वो राजनीतिक दल जो है अपनी सुविधा अनुसार जो है वो बनाते हैं, और कभी नियुक्ति उप मुख्यमंत्री का होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री का नाम पूछा जा सकता है, तो वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। उनके बारे में याद रखिएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपको विधि निर्माण के लिए जो है बिहार में दो सदनीय जो है ना संस्था है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो दोनों के बारे में हम लोग जो अंतर को समझते हैं। देखिए, विधान परिषद जो होता है वो एक अस्थाई सदन होता है, जो कभी भी जो है नष्ट नहीं होता है। ठीक है, और विधानसभा जो होता है एक अस्थाई सदन होता है। ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद जो ये भंग हो जाता है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है 243, और विधान परिषद का बिहार में 75 है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिसमें 1/3 1/3 जो है हर एक 2 साल में जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी न्यूनतम आयु 25 साल है, इसकी न्यूनतम आयु 30 साल है। और इसके सदस्यों को जो बोला जाता है एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनका डायरेक्ट चुनाव जो है आम जनता के माध्यम से होता है। और इसका जो है इनडायरेक्ट चुनाव होता है, और कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बात करेंगे। फिलहाल दोनों में आप लोग अंतर समझ लीजिए। देखिए, बिहार में द्विसदनीय व्यवस्थापिका शुरू से ही है। जिस समय बिहार में विधानसभा का गठन हुआ उससे पहले से ही आपका विधान परिषद जो चल रहा है। ठीक है, ये 1913 से और ये 1921 से चल रहा है। तो पूरे देश में जो है वो मात्र 6 राज्य है जिसमें द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, उसमें बिहार में शामिल है। किसी भी राज्य में विधान परिषद का जो गठन है वो संसद के द्वारा होता है, और इसके लिए विधानसभा जो है पहले एक प्रस्ताव पारित करती है बहुमत से, और उसको भेजती है कहाँ, संसद के पास। और संसद में यदि वह साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, तभी जो है विधान परिषद का निर्माण किया जा सकता है, या सृजन किया जा सकता है, या फिर उसको समाप्त या उन्मूलन किया जा सकता है। तो ऐसा प्रावधान बनाया गया है। हम लोग आगे जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये 5 साल में भंग होता है, और ये जो है भंग नहीं होता है, बस इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो देखिए विधानसभा की बात करते हैं। तो ये विधानसभा जो है जनता का सदन है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जनता जो है विधानसभा के जो है वो प्रतिनिधि को चुनती है। प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है। अभी हाल फिलहाल में भी जो है 2025 में भी जो है चुनाव हुआ है। और विधानसभा की संरचना के बारे में जिक्र है वो है अनुच्छेद 170 में। और अनुच्छेद 170 में क्या जिक्र किया गया है कि मिनिमम जो है मिनिमम 60 और मैक्सिमम जो है वो 500 सदस्यों से मिलके जो है वो विधानसभा का निर्माण होता है, विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, और विधानसभा जो होता है निम्न सदन माना जाता है। अब निम्न उच्च में आप लोग जो है इस बात को लेके मतलब कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। निम्न सदन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना वो कम एज के, जैसे 25 साल के लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनुभवी सदन नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हालांकि इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि निम्न कौन है उच्च कौन है। जैसे ऊपर में संसद में जो है वो लोकसभा है, वैसे ही राज्य में जो है वो विधानसभा है। जैसे वहां पर राज्यसभा है वैसे यहाँ पर विधान परिषद है। अगर हम बात करते हैं बिहार में जो 243 सीट के बारे में पहले ही पता है, 38 SC के लिए, 2 ST के लिए है। और पहली बैठक
विधानसभा की जो होती है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 फरवरी 1921 को। और इसका जो शताब्दी समारोह 2021 में मनाया गया, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और पहली बार जब विधानसभा का गठन हुआ था ना, तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे, तो पहले अध्यक्ष बने थे रामजालू सिंह, और पहले प्रोटेम स्पीकर जो बने थे वो बने थे सचिदानंद सिन्हा। प्रोटेम स्पीकर किसको बोला जाता है? जब कोई भी विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके बाद जो है वो आपको सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। तो उस समय शपथ दिलाने के लिए जो है वो राज्यपाल द्वारा जो है वो जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको जो है स्पीकर, तत्कालिक स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और उनका काम होता है बस शपथ दिलाने भर का। तो उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। जब एक बार शपथ ग्रहण सभी सदस्यों का हो जाता है, तब सभी सदस्य आपस में से ही किसी एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुन लेते हैं बहुमत के आधार पर। तो ये जो है वो सिस्टम है। अगर हम बात करते हैं कि देखिए विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 169 और 171, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 में कहा गया है कि उत्साधन या सृजन, सृजन या उन्मूलन, उन्मूलन करना या सृजन करना, इसका मतलब होता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा, उसका सृजन होगा या उन्मूलन होगा, ये निर्भर करता है वहां की विधानसभा जो है ऐसा प्रस्ताव पारित करके भेजे और संसद उसको पारित करे या ना करे, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जिक्र अनुच्छेद 169 में और 171 में जो है वो विधान परिषद की संरचना के बारे में है, जिसमें जिक्र किया गया है कि मिनिमम 40 और मैक्सिमम जो सदस्य होंगे वो विधानसभा का जो है वो 1/3 सदस्य होंगे। जैसे बिहार में जो है वो कितना विधानसभा का 243 है, इसका अगर हम 1/3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 81। तो बिहार में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 81 या उससे कम ही होगी, तो बिहार में उससे कम है यानी 75 है। ठीक है, मैक्सिमम 81 तक वो ये हो सकता है। तो इसका जिक्र जो है अनुच्छेद जो है वो 171 में। हालांकि जो आपका विधानसभा में जो ये क्राइटेरिया था वो 60 और 500 था, तो मिनिमम जो 60 है उसका अपवाद भी है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आपका सिक्किम में 32 सीट है, गोवा में 40 सीट है, तो ये सब मिनिमम का जो है ना अपवाद है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद का पहला बैठक जो हुआ था ना वो 20 जनवरी 1913 में हुआ था। ये चीज ध्यान रखिएगा कि विधानसभा का पहला बैठक 7 फरवरी 1921, लेकिन विधान परिषद का जो 20 जनवरी 1913 को हुआ है। और विधान परिषद के सदस्यों का जो चयन है, देखिए 1/3 सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं एमएलए, यानी विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, उनमें से जो है उनमें से एक वो जो है वो मिल के 1/3 जो है विधान परिषद सदस्य, जैसे 75 है तो 75 का 1/3 हो गया 25, तो 25 सदस्यों की नियुक्ति जो है विधानसभा के सदस्य यानी जो एमएलए हैं वो चुनते हैं उनको। और स्थानीय प्रतिनिधि जैसे कि मुखिया है या फिर नगर पंचायत के या नगर परिषद के जो है जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, तो वो सब मिलके जो है वो स्थानीय प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब स्थानीय प्रतिनिधि मिलके जो है 1/3 सदस्य को चुनते हैं। और जो बच गया 1/3, उसमें आधा सदस्य जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है, 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो साहित्य, कला कला, विज्ञान, शिक्षा, सामाजिक कार्य, ये सामाजिक सेवा, ये सब में अग्रणी रहते हैं। और 1/12 जो होते हैं वो स्नातक, जो स्नातक जो 3 साल पहले जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ठीक है, तो वो चुनते हैं, चुनाव होता है बाकायदा, और स्नातकों द्वारा जो है वो विधान परिषद के सदस्यों को चुना जाता है। इसके बाद जो है 1/12 सदस्य जो है वो जो 3 साल से अधिक से जो है आप शिक्षक या शिक्षा सेवा में है, शिक्षक जो के रूप में कार्यरत हैं, वो चुनते हैं। तो ये पूरा पता होना चाहिए आपको कि 1/3 जो है वो एमएलए चुनेंगे, 1/3 स्थानीय प्रतिनिधि, 1/6 राज्यपाल, 1/12 स्नातक, 1/12 शिक्षक। ठीक है, तो ये विधान परिषद के बारे में जो है पूरा तरह से जो आपको पता होना चाहिए। और भारत में जो है 6 राज्यों में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में, तो देखिए न्यायपालिका से जुड़ा हुआ फैक्ट जो है, जैसे पूरे देश में अपेक्स न्यायालय होता है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उसी तरह से पूरे बिहार का जो है सबसे हाईएस्ट न्यायालय है वो है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का जो स्थापना है वो पटना में किया गया है, और ये भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। और पटना हाई कोर्ट का जो है वो शिलान्यास जो है 1 दिसंबर 1913 को किया गया, लेकिन उद्घाटन जो 1916 में 3 फरवरी 1916 को हुआ है। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो बनते हैं जेम्स चेमियर। ठीक है, जेम्स चेमियर जो है इसके प्रथम जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनमें जो है वो कुछ मतलब उनकी भी जो नियुक्ति होती है वो आपको कोलेजियम सिस्टम के आधार पर होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कोलेजियम सिस्टम क्या है। तो देखिए कोलेजियम सिस्टम का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और 4 जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं,
वो 5 सदस्य मिल के, 5 जो मेंबर की एक कमेटी होती है, वो कमेटी सिफारिश करते हैं कि किस व्यक्ति को जो है हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए, किस व्यक्ति को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए। तो उसी को कॉलेजियम सिस्टम, तो उसी सिफारिश पर जो है फिर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है वो जजों की नियुक्ति की जाती है। तो यही कॉलेजियम सिस्टम है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका रिटायरमेंट जो होता है वो आपको कितना साल होता है, तो उनका रिटायरमेंट जो 62 ईयर में होता है। और एक और चीज है कि इसके लिए भी योग्यता है, ठीक है। इसके लिए क्या योग्यता है कि 10 वर्षों तक ये जो है कम से कम जो है वो जज रहे हो जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें, या फिर 10 या अधिक सालों तक जो है वो ये जो है वो वकालत से वकालत किए हों, ठीक है, वकालत पेशा से जो है जुड़े हों। तो फिर जाके जो है उनको जो है मनोनीत या नियुक्त किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, एक और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि हाई कोर्ट के जज को जो वेतन भत्ता पेंशन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। मतलब वेतन और भत्ता, लेकिन जो इनको जो पेंशन होता है ना वो आपको केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वेतन और भत्ता दिया जाता है राज्य संचित निधि से, लेकिन जो पेंशन है वो केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है। इससे ये भी क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो है इन ये जब रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट के जज, तो कहीं भी जो है वो जो है ये अपना कोई होता है ना कि जैसे सरकारी सेवा या अन्य जो सर्विसेज है वो उसमें जो है मनोनीत या नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये भारत में जो है न्यायपालिका का जो है कुछ अपना सिस्टम है। और इससे जुड़ा हुआ कुछ अनुच्छेद है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 214, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और अनुच्छेद जो है 215, अनुच्छेद 215 में इस बात का जिक्र किया गया है कि हाई कोर्ट जो होता है प्रत्येक राज्य में जो अभिलेख न्यायालय की शक्ति रखता है, मतलब उसके द्वारा दिया गया निर्णय जो है नीचे की सभी अदालतों पर मान्य होते हैं। और अगर कोई अवमानना करता है तो उसको दंड भी दे सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 216, 216 में इस बात का जिक्र है कि हाई कोर्ट का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश और जो है अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। 217 में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो है वो प्रावधान किया गया है। और इस तरह से जो है भारत में जो है वो आपको जो हाई कोर्ट का जो सिस्टम है वही सारी चीजें जो है वो आपको बिहार में भी लागू है, पटना हाई कोर्ट में भी लागू है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो प्रशासन है, तो प्रशासन में देखिए जो राज्य होते हैं उसके हेड जो होते हैं प्रशासनिक प्रमुख वो होते हैं आपको मुख्य सचिव। और राज्य को विभाजित किया जाता है प्रमंडल या डिवीजन में। और डिवीजन के हेड होते हैं उनको बोला जाता है आयुक्त या कमिश्नर। और फिर जो डिवीजन होता है या फिर प्रमंडल को विभाजित किया था जिला में, और जिला के हेड होते हैं कौन, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग जिला पदाधिकारी या फिर डीएम बोलते हैं। उसके नीचे जो होता है वो होता है आपको अनुमंडल। और अनुमंडल जो होते हैं उनके हेड होते हैं अनुमंडल पदाधिकारी। और उसके नीचे होता है आपको ब्लॉक या अंचल, उसके हेड जो होते हैं ब्लॉक के हेड बीडीओ, और अंचल के हेड जो होते हैं वो सीओ होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राज्य में जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उसका सर्वे सर्वा जो होता है मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी। यानी कि पूरे राज्य में वो एक ही होते हैं जिनका सभी विभागों पर नियंत्रण होता है। और जो प्रमंडल है उसकी संख्या 9 है, जिसके हेड कमिश्नर, जिला 38 है, अनुमंडल 101 है, और फिर जो है ब्लॉक और अंचल जो है 534 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो देखिए जो तिरहुत प्रमंडल है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे बड़ा है। और जो आपका भागलपुर प्रमंडल है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में सबसे छोटा है। ये डिवीजन की हम बात करें, जिला की बात नहीं कर रहे हैं, जिला के बारे में हम लोग जो है पीछे एक स्लाइड में बता चुके हैं। उसके बाद देखिए बिहार में जो है वो स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ना है, यानी पंचायती राज के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 के द्वारा जो है वो पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा मिला था। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगरीय जो स्थानीय स्वशासन है उसको जो संवैधानिक दर्जा मिला था। इससे पहले भी पंचायती राज था। पंचायती राज की चर्चा जो है आप लोग जानते हैं कि जो पूरे देश में जो है पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, ठीक है, नागौर में जो है वो आपको शुरुआत, जो उद्घाटन कौन किए थे, नागौर है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है नागौर में जो है भारत के जो फर्स्ट जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस सिस्टम का शुरुआत किए थे। उसके बाद जो है बहुत सारी कमेटी आई, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उसने जो सिफारिश किया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। फिर आपको अशोक मेहता समिति आई, उसने सिफारिश किया कि 2 स्तरीय जो है व्यवस्था बनाई जाए। फिर आपको पीके थुंगन समिति, एल एम सिंधवी समिति, ये सब समिति का गठन किया गया। जिसके बाद जो है आपको आखिरकार जो है वो 1992 में 73वां संविधान संशोधन के बाद जो है वो इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। मतलब लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दे दी गई।
और इसके बाद जो है सभी राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जो है उसके लिए नियम बनाया। तो बिहार में भी जो है 2006 में जो है वो पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। तो पूछ सकता है कि बिहार में जो है पंचायती राज के लिए कौन सा अधिनियम लागू है, तो पंचायती राज अधिनियम 2006। और इसमें जो है वो त्रिस्तरीय जो है वो व्यवस्था किया गया, जिसमें जो है सबसे नीचे होगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और फिर जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। इसके अलावा जो बिहार ऐसा पहला राज्य बना जिसने महिलाओं को जो है 50% जो है वो आपको रिजर्वेशन भी दिया, मतलब स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनमें जो है आरक्षण भी दिया। इसके अलावा जो है प्रत्येक 5 साल पर जो है वो चुनाव हो, तो इसलिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राज्य चुनाव आयोग। और राज्य चुनाव आयोग जो होता है इसका जिक्र जो है वो आपको अनुच्छेद 243 के में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 के में। और स्थानीय प्रशासन की फंडिंग के लिए यानी वित्त से संबंधित मामला के लिए जो है वो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जो कि आपको 243 के जो है आय में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ये तमाम जो चीजें हैं। अब देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जैसे एक होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, वो लोकसभा विधानसभा उसके बाद एमएलए और एमपी, यानी कि लोकसभा विधानसभा के अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन चारों का चुनाव कराता है। जबकि जो राज्य चुनाव आयोग है वो पंचायत चुनाव या नगरीय जो स्थानीय स्वशासन है उसका चुनाव कराता है। जबकि जो उसी तर्ज पर जो है राज्य वित्त आयोग होता है और केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिश पर जो है केंद्र और राज्य का पैसा बंटवारा होता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर जो होता है वो स्थानीय जो निकाय है उसको जो है वो फंड का एलोकेशन किया जाता है, वित्त का आवंटन किया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं जो त्रिस्तरीय संरचना है उससे जुड़ा हुआ कुछ शर्त है। देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे। तो ग्राम पंचायत जो होता है वो 7,000 की आबादी पर होता है, और ग्राम पंचायत के हेड होते हैं मुखिया, और मुखिया का जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसी तरह से पंचायत समिति जो होते हैं वो है तो ये ब्लॉक स्तर की इकाई, लेकिन इसका भी चुनाव जो है आपको उसी क्षेत्र में होगा। तो प्रत्येक 5,000 की आबादी पर जो है एक सदस्य को चुना जाता है, और ये सभी सदस्य एक प्रखंड के अंतर्गत जितने भी पंचायत समिति सदस्य है वो अपने में से एक को प्रमुख और एक को जो है उप प्रमुख के रूप में चुनते हैं। ठीक है, और जिला परिषद, तो जिला परिषद में जो है 50,000 की आबादी पर जो एक जिला परिषद की नियुक्ति की जाती है, और अपने में से ये भी जो है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो पंचायत समिति का जो मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होता है वो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, और जिला स्तर पर जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त। तो ये चीजें आपको जो है अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और बहुत बार जो इससे क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि इलेक्शन को लेके जब आप पंचायत चुनाव जो है वो संभावित है 2026 में, तो इसमें देखिए इसमें जो है कुछ चीजों आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। जैसे चुनाव होता है किसका? एक तो आपको मुखिया का होता है, दूसरा जो है आपको सरपंच का होता है, तीसरा आपको वार्ड का होता है, चौथा आपको पंच का होता है, पांचवा पंचायत समिति का होता है, पंचायत समिति सदस्य का होता है, और छठा आपको जिला परिषद सदस्य का होता है, जिला परिषद सदस्य का होता है। तो ये 6 पद जो है वो आपको डायरेक्ट इलेक्शन से भरे जाते हैं। ये 6 प्रकार के पद जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता चुनती है, और डायरेक्ट इलेक्शन से ये पद भरे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ और पद है, जैसे कि उप मुखिया हो गया, उप सरपंच हो गया। उसके अलावा आप लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे जो है आपको वो हो गया प्रमुख, उप प्रमुख। इसके अलावा जो है जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो ये जो भी मैं अभी आपको बताया, ये सभी जो ब्लू कलर में लिखा हुआ ये सब क्या है? ये सब अप्रत्यक्ष है। इनका चुनाव सीधे सीधे जो जनता नहीं करती है, इनका चुनाव जो होता है वो सदस्य जो है आपस में से ही करते हैं। तो अब देखिए इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि कोई आपको जो मुखिया है ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो मुखिया अपना त्याग पत्र देते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, डीपीआरओ को। ठीक है, जो सरपंच होते हैं वो भी अपना त्याग पत्र देते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को देते हैं। जो वार्ड सदस्य है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो मुखिया को देंगे। और जो पंच है वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो सरपंच को देंगे।
उसी तरह से जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो प्रमुख को देंगे। और जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो जिला परिषद अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष को देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उप मुखिया और उप सरपंच, ये दोनों भी अपना त्याग पत्र जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को देंगे, डीपीआरओ को देंगे। वहीं प्रमुख और उप प्रमुख जो होते हैं, तो उप प्रमुख अपना त्याग पत्र भी प्रमुख को देगा, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख होते हैं वो अपना त्याग पत्र देंगे अनुमंडल दंडाधिकारी यानी एसडीएम को देंगे, ठीक है। और जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र देंगे अध्यक्ष को, लेकिन अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र देंगे जिला दंडाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना त्याग पत्र देंगे, यानी डीएम को देंगे। तो ये चीजें भी आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। इतने चीजों का जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर नारंगी कलर में, इतने पदों का जो है डायरेक्ट इलेक्शन में जो है लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम में जो है ये इन सभी चीजों का जो है आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय स्तर पर जो है जैसे बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है, उसी तरह से नगर पालिका अधिनियम 2007 लागू है, ठीक है। इसमें भी 3 जो है वो लेयर होते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा स्तर पर नगर पंचायत, फिर आपका नगर परिषद और फिर आपका नगर निगम जो होता है, ठीक है। तो जो नगर पंचायत होता है उसकी आबादी है 12,000 से 40,000, जिसकी संख्या है बिहार में 154। उसी तरह से नगर परिषद होता है जिसकी आबादी है आपको 40,000 से 2 लाख और इसकी संख्या है 88, और 2 लाख से जो ज्यादा है उसको हम लोग नगर निगम में रखते हैं और नगर निगम की संख्या 19 है। हालांकि अभी जो है आपका ये जो नगर पंचायत है वो 155 हो चुका है, 155वां जो है वो बन गया है मधुबन। कौन बन गया है, तो मधुबन नगर पंचायत बन गया है। और बिहार में जो है वो पटना नगर निगम की स्थापना जो है 15 अगस्त 1952 को हुई थी, और सबसे पुराना जो बिहार में जो है वो नगरीय इकाई जो है वो आरा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कुछ जो है संवैधानिक यूनिट है, जैसे कि आपको बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग है, जिसका गठन जो है बिहार में लोक सेवकों की भर्ती के लिए हुआ है 1 अप्रैल 1949 को जो इसका गठन हुआ था। उसके बाद जो राज्य निर्वाचन आयोग है 243 के अंतर्गत। देखिए ये जो मैंने बताया ना कि पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज का जो भी इम्पोर्टेंट जो भी अनुच्छेद है वो आपका जो अनुच्छेद 243 मेन है। अनुच्छेद 243 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलता है। 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक जो है वो आपको देखने को मिलता है, आगे भी है, लेकिन 243 अनुच्छेद में ही जो है आपको सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो है लोकायुक्त जो है भ्रष्टाचार की जांच के लिए है, 1973 में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, तो लोकपाल है, उसी तरह से जो राज्य स्तर पर क्या है, तो लोकायुक्त है। और पहले जो है वो बिहार के लोकायुक्त कौन थे, तो वासुदेव सोहनी थे। उनका भी नाम आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, वासुदेव सोहनी का। और यहाँ पर जो राज्य महिला आयोग भी है। इसके अलावा जो है जो आरटीआई एक्ट 2005 है, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके जो है वो सुचारू संचालन के लिए जो है वो राज्य सूचना आयोग भी जो है वो बिहार में है। तो कुल मिला के जो है ये आपका जो है वो आज का क्लास था, जिसमें हम लोगों ने पहले तो इंट्रोडक्शन को पढ़ा, बिहार का जो इम्पोर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे जनगणना है या फिर और भी डाटा है जिससे प्रश्न सीधे सीधे छपेंगे। और दूसरा जो है वो मैंने बिहार के पॉलिटी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया, बिहार में जो पंचायती राज के बारे में बताने का प्रयास किया, बिहार में जो है वो किस तरह की प्रशासनिक जो संरचनाएं हैं उसको बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आज का जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब जो है बस आपका जो है बिहार में जो है इकोनॉमी सेक्शन बच गया है, जिसको हम लोग जो है वो बहुत ही जल्द कवर करवा देंगे, और इसके बाद आप लोगों का जो है वो बिहार स्पेशल जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है या नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी ओर मूव करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर हम लोग जो है डिस्कशन और एनालिसिस करवाएंगे। धन्यवाद।